हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, अब देख रहे हैं कि एसएससी CHSL 2023 इंग्लिश का प्रीवियस पेपर डिस्कस करने चल रहे हैं। अब मन में शंका होगी कि ये किस टीयर का है। ये पेपर है टीयर 1 का, ठीक है। टीयर 2 का अभी नहीं कराए हैं, टीयर 1 का अभी कराने चल रहे हैं। ये पेपर हुआ था 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 है ये। तो जो CHSL 2023 का पेपर हुआ था, ये 2 हुए थे। एक मार्च में हुआ था जो 2022 वाला था, और अगस्त में हुआ था जो 2023 वाला था। तो 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ये पेपर हुआ था। तो ये देखने में 15 दिन लग रहे हैं, लेकिन इस बीच में कुल 10 डेज में पेपर हुए थे। 10 डेज में पर डे 4 पेपर हुआ था। तो 4 पेपर का 4 शिफ्ट हुई थी ना, मॉर्निंग नून की, आफ्टरनून की और इवनिंग की 4 शिफ्ट हुई थी। तो 10 दिन में कुल कितने सेट होंगे? कुल 40 सेट होंगे। तो मतलब इस CHSL 2023 में हम लोग कितने सेट करेंगे? 40 सेट डिस्कस करेंगे। 40 सेट हुए थे, 40 का 40वां सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोगों का कौन सा है? फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट मतलब 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1, पहले दिन का पहला शिफ्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैंने दोपहर में ही भेज दिया था। तो PDF आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन लगे हाथ और देनी है कि अगर आप में से कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ा हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि CHSL 2022 का भी हम करा चुके हैं, और अभी हम लोग करने चल रहे हैं 2023 का। तो जो अभी मतलब 23 में आधे घंटे लगेंगे, तो 22 वाला जो है वो भी कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। इसके अलावा CGL 2022 और 23 दोनों हो चुका है। MTS 2022 और 23 ये हो चुका है। इसके अलावा स्टेनो 22-23 दोनों हो चुका है, ठीक है। और CPO अभी हम कुछ दिन पहले क्या कर रहे थे? CPO, SSC CPO का पेपर, ये सारे पेपर हम डिस्कस करा चुके हैं। सबका डिस्कशन है, खूब ढेर सारा डिस्कशन है। आपको जितना करना हो करिए, बहुत सारे सेट हैं, ठीक है। तो जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप इसके अलावा और जो करना चाहते हैं, तो पहले से ही बहुत सारे डिस्कशन हमने करा रखे हैं। सबके PDF सबके साथ अटैच हैं, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? देखो, इसमें कह रहे हैं कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कुछ गलत है यहाँ पे, उसको सही करना है आपको। तो चलिए देखते हैं, कर लेते हैं, जो गलत है उसको सही कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि विद द हार्श वर्ड्स ऑफ द बॉस। बॉस कोई कुछ हार्श वर्ड्स मतलब थोड़ा कड़वा टेढ़ा बोले। सृजन फेल्ट सैड। तो सृजन कोई व्यक्ति है, वो उसको बुरा लगा, मतलब बॉस ने कुछ बहुत कड़वे ढंग से बोला, बहुत हार्श वर्ड में बात की जो उसको बुरा लगा। बट हिज कलीग्स वर्ड्स, लेकिन उसके जो कलीग्स थे, सहकर्मी थे, उनके शब्दों ने क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या हुआ? जले पर नमक छिड़क दिया, है ना। तो जले पर, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। इंसल्ट टू इंजरी का मतलब जले पर नमक छिड़कना। बॉस ने तो टेढ़ा बोला ही था, कलीग्स ने भी कुछ उसी पर कमेंट मार दिया होगा। तो ये जो क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी है बेटा, ये क्रिएटेड नहीं होता। जले पर नमक छिड़कने को क्या कहते हैं? एडेड इंसल्ट टू इंजरी। एडेड 2 में दिया हुआ है, ऐसे एडेड इंजरी। ओहो हो, देखिए मैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे। एड इंसल्ट टू इंजरी, तो इसमें जो है ना, एड इंजरी टू इंसल्ट, तो इंजरी टू इंसल्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? इंसल्ट टू इंजरी होता है, ठीक। एड इंसल्ट टू इंजरी, तो ये डी वाला होगा। कहीं धोखा मत खाना तीसरे वाले से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं धोखा खाने जा रहा था, बच गया पर, ठीक है। आगे चलिए,
जले पर नमक छिड़कना हो गया, छिड़क चुके। चलिए राहत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना, द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, रिसाइट हो गया, द पोएम हो गया, द पोएम ऑब्जेक्ट है। पोएम पहले हो जाएगा, चाइल्ड बाद में हो जाएगा। ये जो विल है, विल के साथ क्या करेंगे, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो। तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये देखिए लिखा है विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ भी लिखा है विल बी, यहाँ इज लिखा हुआ है नहीं होगा, यहाँ विल लिखा है नहीं होगा। ठीक, अब बात चाहिए दो। तो यहाँ लिखा है द चाइल्ड पोएम, द चाइल्ड पोएम कहाँ से होगी, ये द पोएम जाना चाहिए था ना, तो ये नहीं हो पाएगा, द चाइल्ड पोएम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड, दूसरा वाला हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एरर करनी है। ठीक है, ढूंढनी है आपको कि इसमें कहीं पे कोई एरर दी है क्या। तो सेंटेंस में इसमें देखिए केवल 4 वर्ड इन्होंने दे रखे हैं। देखें कौन सा वर्ड सही है। इटिनरी तो ऐसे नहीं होता, ये गलत दिख रहा है मुझे। चलिए, यू नीड टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज की स्पेलिंग सही है। द इटिनरी, इटिनरी की स्पेलिंग गलत हो गई। एंड अकोमोडेशन सही है। डिटेल्स ये भी सही है। ऑफ योर जर्नी ये भी सही है। एज पर द गिवन कैलेंडर, कैलेंडर की भी स्पेलिंग सही है। तो कैलेंडर की सही है, एकोमोडेशन की सही है, नॉलेज की भी, एक्नॉलेज की भी सही है। इटिनरी की स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली ये क्या होता है, ITI होता है। ठीक, उसके बाद NERARY, ये होती है इटिनरी की स्पेलिंग। इटिनरी का मतलब क्या होता है, प्लान ऑफ जर्नी। तो इटिनरी, जैसे जब आप यात्रा पर निकलते हैं तो उसके पहले सोचते हैं ना, इतने तारीख को यहाँ पहुँचेंगे, इतनी देर यहाँ जाने में लगेगा, इतनी देर के लिए होटल में रुकेंगे, नहाएं खिलाएंगे, वहाँ से ये बस पकड़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। तो जो पूरे जर्नी का प्लान होता है उसको इटिनरी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा, क्योंकि इसी की स्पेलिंग गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ फिर अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन देखें करना क्या है, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी मीनिंग बताना है। पहले क्या करते थे कि एक सेंटेंस देते थे, उसके लिए वन वर्ड लगाना है। अब वन वर्ड ही दे दिया, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। चलिए, व्हेन आई वाज इन क्लास 5, जब मैं क्लास 5 में था, आई वन द फर्स्ट प्राइज, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिली थी इन एक्सटेम्पर एट माई स्कूल। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है कि बिना तैयारी के बोलना। ठीक, टू डिलीवर अ स्पीच, टू स्पीक समथिंग विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पहले से तैयार किए आपको कोई मैटर दे दिया जाता है, आप उस पर स्पीच दे लेते हैं, उस पर कुछ बोल लेते हैं, तो उसको एक्सटेम्पर कहते हैं। ये बहुत अच्छी आर्ट होती है, ठीक है, पर्सनालिटी में। तो देखते हैं यहाँ कहाँ, शार्ट पीस ऑफ राइटिंग नहीं होगा, स्पोर्ट इवेंट नहीं होगा, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रियर प्रिपरेशन, यही वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए तो सी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चा लोग। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये जम्बल्ड है। जम्बल्ड है तो एक सेंटेंस है, ये जम्बल्ड है कि नहीं, एक सेंटेंस जम्बल्ड है। देखिए इसके जो फ्रेजेज हैं उनको आपको क्रम में लगाना होगा। तो यहाँ लिखा है फेल बिफोर मी, तो फेल बिफोर मी से तो सेंटेंस शुरू नहीं कर पाएंगे। करकास ऑफ एन एनिमल, करकास, करकास क्या होता है, किसी एनिमल का जो कंकाल होता है, किसी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, करकास कहते हैं। और ह्यूमन की डेड बॉडी को क्या कहते हैं, कैडवर कहते हैं। ठीक, व्हेन सडनली, व्हेन सडनली से शुरू नहीं हो पाएगा। अब यहाँ लिखा माई हार्ट स्किप्ड एट बीट, माई हार्ट, मेरा हृदय एक बीट, जिसे धड़कता है, दिल धड़कता है, तो अच्छा कभी कभी होता है ना कि अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके बगल से मतलब 1 इंच की दूरी से ट्रक निकल गया या कोई गाड़ी निकल गई सन्न से, तो अब ये लगता है ना एक बार दिल धड़कना बंद हो जाए, धक से करता है, एक आध बीट मिस हो जाती है, फिर हालांकि हार्ट कंट्रोल कर लेता है। तो वही, तो इन्होंने कहा व्हेन सडनली, जब अचानक ये हुआ। अचानक क्या हुआ, अचानक एक एनिमल का करकास गिरा होगा मेरे सामने, तो यही होगा ना, व्हेन सडनली अ करकास ऑफ एनिमल फेल अपॉन मी। तो सी, बी और ए का तो सीधा क्रम हुआ, और दिल की धड़कन एक बीट कब रुक गई थी, ये पहले ही आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो आर्डर होगा ना वो होगा DCBA। तो नीचे से ऊपर तक सीधा क्रम लगा हुआ है, एक बार आप पढ़ के देख लीजिए। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट,
व्हेन सडनली अ carcass ऑफ एनिमल फेल बिफोर मी। तो ये तो हमारे सामने गिरा था, तभी तो दिल की धड़कन रुकी थी एक बार के लिए। तो सीधा सीधा DCBA हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये DCBA हो गया। ठीक है ना। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से अरेंजमेंट का है, लेकिन अब की बार में सारे क्या हैं? सेंटेंस हैं। तो सेंटेंस अरेंज करना है ना इस बार। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अब की बार क्या करना, पढ़ो पहले। सो देन व्हाई आर नॉट सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स क्लैमरिंग टू डिकोड द एंशिएंट विजडम। तो जो सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस चीज़ को, एंशिएंट विजडम को डिकोड क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सो दिया हुआ है ना, तो एक सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ सिचुएशन पहले होता था तो ऐसा अब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये स्टार्टिंग में तो नहीं होगा। आगे लिखा द फेलियर रेट इन फाइंडिंग अ न्यू ड्रग। नई दवा पाने का जो फेलियर रेट है वो कितना है? वो करीब 95% है। मतलब दवा बनाने के लिए कोई प्रोसीजर होगा, उसमें मतलब फेल होने के चांस 95% होते हैं। तो दवा बनाने के प्रोसेस के भी पहले बात करेंगे। बिकॉज दीज वंस थ्राइविंग कल्चर्स, अब ये दीज लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, दीज। तो वंस थ्राइविंग कल्चर्स आर नाउ रिड्यूस्ड टू एन एंडेंजर्ड ट्राइब। अब जो है क्यों, अब इन्होंने क्यों लिखा ना, बिकॉज आंसर दिया है तो आंसर किसका होगा? क्वेश्चन किसने पूछा? ए में क्वेश्चन पूछा, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक, ये तो इतना तो हमारा लग गया। ए में एक क्वेश्चन है, सी में उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अब यहाँ लिखा है डी में अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डेटा इट टेक्स 2.6 बिलियन एंड ऑन एवरेज 14 ईयर्स टू डेवलप अ न्यू ड्रग। और करीब करीब 14 साल लग जाते हैं किसी दवा को डेवलप होने में। ठीक है, तो ये हमको स्टार्टिंग दे रहा है, डी वाला स्टार्टिंग दे रहा है। और इसी के बाद हम लगा देंगे बी वाला, क्योंकि कह रहे हैं कि ये दवा बनाने में इतना समय लगता है और इसमें जो फेलियर रेट है दीज थ्राइविंग कल्चर्स का, इनका जो फेलियर रेट है वो करीब करीब वो 95% है। तो हम पहले क्या करेंगे, डी के तुरंत बाद बी लगा देंगे। ये बात तो तय हो गई, डी के बाद बी लगा देंगे। और ए में क्वेश्चन था, सी में उसका आंसर था, तो ये ए सी का हो गया और ये डी बी का पेयर हो गया। अच्छा, ए अगर हम पहले करना चाहेंगे तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि 100 से शुरू हुआ है, तो ये वाला बाद में ही रहेगा। तो ए सी का पेयर बाद में रहेगा, पहले डी बी होगा अब बाद में ए सी होगा। तो ये आपका आंसर कौन सा रह गया? ये सी वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको क्या बताना है? साइनोनिम बताना है और वर्ड दिया हुआ है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा लोगों? इसका मतलब होता है एंगर। एंगर का मतलब क्या हुआ? क्रोध, गुस्सा। इंडिग्नेंट कह सकते हो, फ्यूरी कह सकते हो। ठीक है ना, एंगर है, फ्यूरी है, ठीक है, इंडिग्नेंट है, ये सब बहुत सारे वर्ड हैं। इंडिग्नेंट, ठीक, इंडिग्नेंट। एक वर्ड और है, समझ लो, रेज, RAGE। ये सब गुस्से के लिए लगते हैं। साइनोनिम में आपको क्या मिल गया? ये एंगर मिल गया, आपका आंसर हो गया। कामनेस, काम का मतलब क्या होता है? एकदम शांति, हैप्पीनेस, खुशी हो जाएगी। रिलैक्सेशन मतलब एकदम आराम से, चैन से। हालांकि कोई नहीं होगा, आंसर कौन सा हो गया? एंगर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन इजी था, क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ठीक, चलो यहाँ क्या पूछ रहे हैं? करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको, जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका करेक्ट आंसर देना। तो कस्तूरी एक्ट्स एज अ लेसन बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ। तो पेशेंट्स और स्टाफ के बीच में वो लेसन का काम करते हैं। लेसन का मतलब क्या होता है? संपर्क सूत्र। क्या होता है? संपर्क सूत्र। मान लीजिए पेशेंट कोई भाषा बोल रहे हैं, स्टाफ उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वो समझ के वो उनसे, उनकी बात उनसे करा देती है, उनकी बात उनसे करा देती है, समझा देती है। संपर्क सूत्र मतलब कम्युनिकेशन का काम करती है। और ये लेसन का मतलब वही होता है। लेकिन लेसन की जो बच्चा इस स्पेलिंग है ना, वो यहाँ पे गलत लिखी है। इसमें आपको याद कैसे करोगे? हम आपको तरीका बताएं याद करने का। तो ए जो है ना, एल के बाद जो ए लगा है, इसके पहले भी आई है, इसके बाद भी आई है। बस ये ध्यान रखिएगा, आप ये याद रखिएगा।
एल के बाद जो ए है, ए के पहले भी आई है, ए के बाद भी आई है। बाद में SI लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बाद में क्या लगाना है आपको, SON लगाना, SION नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। बेटे वाला सन है, ठीक है। एल है तो आई है, मतलब ए के आगे पीछे आई है, उसके बाद में सन लगा हुआ है, ठीक है। अब आप याद कर लेंगे इसकी स्पेलिंग कौन सी होगी, ये थर्ड वाली है, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है बेटा, आपको एंटोनिम बताना है, किसका, मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली एक अमाउंट का वर्ड है, अमाउंट बताने के लिए यूज किया जाता है इसका। मेजर का मतलब क्या होता है ना, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत जरा सा, अल्प मात्रा समझ सकते हो। अमाउंट कितना, अल्प, लिटिल कह सकते हो आप, मतलब अमाउंट में क्या होगा, ये लिटिल अमाउंट हो गया। या आप पिटी कह सकते हो, PETTY, या इनसिग्निफिकेंट कह सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में होगा कोई चीज़। इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, ये मेजर के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये अमाउंट का वर्ड है, लेकिन एक बात है ना कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन में कोई भी अमाउंट का वर्ड दिया ही नहीं है। अब ऐसे में क्या करोगे आप, अब वही बात आई ना जो आपने किताब में पढ़ा था, जो रटा था, तमाम वो कैब की बुक्स हैं, उन बुक्स में आप जो पढ़ के आए हो वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ रीजनल है, रीजनल का मतलब, रीजन क्या होता है, क्षेत्र होता है, एक क्षेत्रीयता के सेंस में आ रहा है ये वर्ड। वो अमाउंट में ये क्षेत्रीय हो गया। रेशियल का मतलब क्या हो गया, नस्लीय हो गया, एथिकल, एथनिक हो गया। ये यहाँ एथनिक से कोई लेना देना नहीं। स्टूपिड क्या हो गया, ये मूर्ख हो गया, ठीक है, ये बुद्धि से रिलेटेड हो गया। और जनरस का मतलब क्या होता है, दानी टाइप का होता है, उदार टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक है ना, दानी या उदार, जो पैसे वैसे के मामले में मतलब खूब दानवान दिया करता है। तो अब आप इसमें इन सब में से क्या लगा सकते, इसमें से क्या लगाओगे, जनरस लगाओगे। क्यों, ये दानी टाइप का है। और मेजर जो हो रहा है वो बहुत अल्प मात्रा के लिए लगा हुआ है। जो ऑप्शन है उनमें से क्वांटिटी या अमाउंट का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब क्या करोगे, यहाँ मेजर का लगा दोगे, बहुत कम मात्रा, तो मतलब जब किसी के पास बहुत कम मात्रा होगी किसी चीज़ की, तो किसी को दे नहीं सकता। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव मेजर अमाउंट ऑफ मनी, तो आई कैन नॉट गिव यू, तो मैं माइजर हो जाऊंगा, मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। और जनरस होने का मतलब जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होगा किसी चीज़ का, तभी हम किसी को दे पाएंगे। तो आंसर ये जनरस ही होगा। नो डाउट कि ये सटीक एंटोनिम नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं है। अब यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करिए। जो आप अपनी बुक्स में पढ़ के आए हैं वो रटा हुआ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसी को कहते हैं एग्जामिनेशन की, मतलब एग्जामिनेशन की अप्रोच आना। और ये प्रीवियस पेपर से ही आती है। इफ़ यू सॉल्व प्रीवियस पेपर्स यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर। यही एक तरीका होता है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि सॉल्विंग प्रीवियस पेपर इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन क्रैमिंग बुक्स, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया डी वाला। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहाँ फिर अंडरलाइन किया हुआ है कुछ, और पूछ रहे हैं एप्रोप्रिएट साइनोनिम। फिर इसी वर्ड का साइनोनिम बताना है। देखना है यहाँ वो किस सेंस में यूज किया गया है। द पॉलिटिशियंस पॉम्पस रेटरिक ड्यूरिंग द कैंपेन। रेटरिक का मतलब एक तरह से भाषण होता है, बहुत अलंकारिक ढंग से, बहुत ही स्टाइल में भाषण दिया उन्होंने। पॉम्पस का मतलब वैसे तो होता है शो, दिखावा जिसको कह सकते हो, पॉम्प या शो होता है, ठीक। तो हमें इसका साइनोनिम ढूंढना होगा। तो देखना पड़ेगा कि ये पॉम्पस जो है एक्चुअली यहाँ क्या सेंस दे रहा है। वैसे तो शो के लिए होता है, दिखावे के लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखो, द पॉलिटिशियंस पॉम्पस रेटरिक ड्यूरिंग द कैंपेन फेल्ड टू गार्नर मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो अब ये दिखावा मतलब दिखावटी टाइप का होता है, जो बहुत ज़्यादा शो करना। तो यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी, देखो कॉन्सिलिएशन क्या होता है, सुलह करना। तो कॉन्सिलिएटरी का मतलब क्या होता है, सुलह कराने वाला। तो ये तो यहाँ पे सेंस आ नहीं रहा सुलह कराने का। स्पीच है थोड़ा भड़काऊ टाइप की होगी, सुलह से है नहीं। बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, ठीक है ना। मैलाइन हार्मफुल होता है, और बिनाइन का मतलब क्या होता है, हार्मलेस, कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे।
और सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है? सुपरसिलियस मतलब थोड़ा सा एरोगेंट होगी। क्या होगा? एरोगेंट होगी। ठीक है, सुपरसिलियस, एरोगेंट, हॉटी, ये होता है। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? कूटनीतिक। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होगा? कूटनीतिक। कूटनीतिक मतलब क्या होता है? ये जो विदेशी संबंध होते हैं हमारे, वो होता है कूटनीति, दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध है। तो जो उन्होंने देखो, सपोर्टर को, पब्लिक को मोटिवेट करना है, पब्लिक से सपोर्ट गार्नर करना है, मतलब जनता का सपोर्ट पाना है, और उसके लिए आप भाषण दे रहे हो। भाषण में क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने भाषण दिया होगा। तो इसके लिए हम सुलह वाला और हार्मलेस वाला, हार्मलेस तो लगा नहीं सकते हैं। कूटनीति विदेशी संबंधों के लिए लगता है तो वो नहीं लग पाएगा। ये 3 कट गए फिलहाल। अब क्या करोगे? अब यहाँ है तो सुपरसिलियस का मतलब होता तो एरोगेंट है, और ये क्या होता है? थोड़ा शो, दिखावा करना होता है। तो एरोगेंट और दिखावा करना, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो आप यही लगा सकते हो, सुपरसिलियस को आप लगाओगे। देखो, मतलब मैंने फिर कहा ना, इसके पहले वाले में बताया था कि बहुत सटीक साइनोनिम नहीं है, मतलब सिमिलर नहीं है, लेकिन यह है कि वही एक है जो उसका साइनोनिम हो सकता है, बाकी बहुत दूर दूर तक करीबी नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में हमको ये तरीका अपनाना पड़ता है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि प्रीवियस पेपर आप लगाओ, तो आप सीखोगे। केवल आंसर बता देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है? इसमें फिर से रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, लेकिन अब PQRS नहीं, ABCD में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ के हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा? इन अकॉर्डेंस विद द हायरार्किकल स्टेटस। आगे लिखा है ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। ऑफ किसका? स्टेटस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड या वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। देखते हैं। रिवार्ड्स आर गिवन, तो जो इनाम है, इन्होंने कहा इनाम दिए जाते हैं। अब यहाँ लिखा एंड नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू से रिलेटेड नहीं, तो पहले होगा कि किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। यहाँ लिखा नॉट रिलेटेड टू, और यहाँ लिखा इन अकॉर्डेंस विद। तो नॉट वाला में क्या लगा? एंड नॉट लगा। एंड वाला बाद में हम लगाएंगे, पहले रिवार्ड्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू किसके होगा। तो क्या करोगे? रिवार्ड्स आर गिवन, उसके बाद ए लगा दो। सी के बाद रिवार्ड्स आर गिवन, रुको मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। रिवार्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विद हायरार्किकल स्टेटस। तो सी के बाद क्या लगेगा? ए लगेगा पक्का। तो ये हो गया हायरार्किकल स्टेटस के अकॉर्डिंग लगेगा। अब आ जाओ, और नहीं दिया जाता किसके अकॉर्डिंग, लिखा एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। तो डी के बाद आप क्या लगा दो? बी लगा दो। ठीक, 2 चीज़ें हो गई। पहले क्या होगा? सी ए हो गया, उसके बाद क्या हो गया? डी बी हो गया। ठीक है, डी बी का पेयर बन रहा है, सी ए का पेयर बन रहा है। अच्छा, डी पहले नहीं लग सकता क्योंकि एंड नॉट लगा हुआ, तो पहले सी वाला पेयर लगेगा, तो सी ए, उसके बाद डी बी। तो ये रहा आपका सी ए और डी बी। तो इसमें तीसरा वाला हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये जो सेंटेंस लिखा है इन्होंने कि सी इज द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, तो द डलेस्ट क्या लिखा है इन्होंने? सुपरलेटिव डिग्री है। द डलेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। और ये कह रहे हैं कि इसी सुपरलेटिव डिग्री के द डलेस्ट को अब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज डल एज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन ऐसे 2 एज लगा के बनाया जाता है, या नॉट सो लगा के आप बना सकते हो। तो क्या चेंज करेंगे? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज करो कि ये एज डल एज पे आके फिट हो जाए। एज डल एज लगा होगा, और मीनिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, अपने हाई स्कूल इंटर में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा। अगर आपने ICSE या CBSE बोर्ड पढ़ा होगा तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अगर आपने यूपी बोर्ड पढ़ाई की होगी तो आपने 11th और 12th में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, उसी का ये टॉपिक है। तो द डलेस्ट, यहाँ लिखा सी द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, तो इसका जो बनेगा वो क्या होगा? नो अदर चाइल्ड इन द क्लास इज एज डल एज सी। ठीक है, तो यहाँ देखो सी इज वेरी डलर, वेरी डलर कह दोगे तो वेरी डलर के साथ वेरी लगा दोगे, मीनिंग गलत होगी ना, वो सबसे डल है। अब यहाँ वेरी डलर कह रहे हैं। अब यहाँ लिखा डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास इज सी, तो बात तो वही है, सुपरलेटिव ही लगाए हो ना, डलेस्ट अब भी लगा दिए, सुपरलेटिव ही रह गई तो गलत हो जाएगा। नो अदर चाइल्ड इन द क्लास, क्लास का कोई बच्चा नहीं है उतना डल जितना कि वो, तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री। यहाँ लिखा एज डल एज, और यहाँ क्या लिखा है?
इन द क्लास ऑफ ऑल सी इज डल, सी इज डल, ऐसे नहीं, कंपेयर ही नहीं किया फिर तब तो। कंपेयर करने के लिए मैंने क्या कहा था, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, फिर क्या लगेगा, एज लगेगा, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला आंसर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है इसमें, एंटोनिम बताना है। किसका अंडरलाइन का ये किया है, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता, आपने वचन दे रखा है, आप बाध्य हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि वेल्थियर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड का मतलब क्या हुआ, मैंडेटरी, उनके लिए ज़रूरी है। तो वेल्थियर कंट्रीज आर obligated to fulfill a commitment made in the Paris Agreement to provide $100 billion a year in international climate finance। ठीक, तो कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ, वो वचनबद्ध हैं, उनको ये पूरा ही करना चाहिए। तो एंटोनीम क्या होगा कि मतलब अपने जो प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस तोड़ सकते हैं। तो प्रॉमिस तोड़ने के लिए यहाँ क्या लिखा है, फीबल मतलब कमज़ोर होगा, ये लगेगा नहीं। ड्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ पे कपड़े डाल देना, ऐसे ही कोई चीज़ हो, सपोज करो कोई मूर्ति वूर्ति हो या कुछ भी ऐसे रखा है आप मतलब कमरे में, मान सपोज करो कि जैसे मान लो बोतल वोतल रखे हो कोई, अब समझ ही रहे होगे ना। हाँ, तो पता लगा कि बिस्तर पे कोई बोतल रखी है, तब तक कोई मेहमान गेस्ट आ गए तो उस बोतल पे क्या चादर फेंक देते हैं। ठीक, समझ रहे हो ना। हाँ, तो वो ड्रैप हो जाता है। ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रीच का मतलब होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूटना। हमने आपसे कोई वादा किया है, हम वो वादा तोड़ दिए, ब्रीच कहते हैं ना। उसमें प्रॉमिस को तोड़ना, प्रॉमिस भंग करने को ब्रीच कहा जाता है। तो ये होता है, कमिटमेंट होता है प्रॉमिस को पूरा करना, और ब्रीच होता है प्रॉमिस को तोड़ देना। और हेल का मतलब क्या होता है, यहाँ हेल का मतलब हेल्थ ही होता है। ठीक है, लेटर लिखते थे हाई स्कूल इंटर में, तो क्या लिखते थे, वी आर हेल एंड हेल्थी हियर, मतलब यहाँ सब सकुशल हैं, यहाँ सब स्वस्थ हैं। तो हेल्थी स्वस्थ के लिए लगता है, खासतौर से बूढ़े लोगों के लिए, ओल्ड मतलब आफ्टर 60 के लिए यूज किया जाता है कि हेल एंड हेल्थी मतलब सकुशल हैं। ठीक है, तो ये वादा तोड़ने के लिए क्या लगेगा, ब्रीच लगेगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। इसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, देखें करना क्या है, अप्रोप्रिएट इडियम बताओ इस सिचुएशन के लिए एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। ठीक है, ब्रेव पीपुल नेवर हाइड एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। जो ब्रेव लोग होते हैं, डिसीजन एकदम निर्णायक मौके पे जब फैसले की घड़ी आती है तो उस समय वो लोग छुपते नहीं है। तो फैसले की घड़ी, व्हेन द क्रंच कम्स, ये होगा आंसर आपका। व्हेन द क्रंच कम्स यही है, मतलब टाइम ऑफ डिसीजन, मोमेंट ऑफ डिसीजन था व्हेन द क्रंच कम्स। बाकी और जो इडियम्स हैं उनको भी देख लो। बीट द क्लॉक का मतलब क्या होगा कि आपको जो गिवन टाइम दिया हुआ है उसके पहले ही काम खत्म कर लो। सपोज करो आपको कोई एक असाइनमेंट मिलता है पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का, आपने 5 दिन में असाइनमेंट पूरा कर दिया, तो यू हैड बीटन द क्लॉक, आप समय के पहले कर दिया, आपने घड़ी को हरा दिया। जो आपको टाइम दिया गया था आपने उस घड़ी को हरा दिया, तो बीट द क्लॉक हो गया। हेल ऑफ टाइम, हेल ऑफ टाइम का मतलब हेल क्या होता है, नरक, मतलब बहुत बुरा समय चल रहा हो, बहुत बैड कंडीशन हो, बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत मतलब समझ ही गए होगे ना क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्टी कह सकते हो, या बहुत बैड सीन होती है जब, उसके लिए कहा जाता है डिफ़िकल्ट होगा हेल। अगर टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, मान लो ये घड़ी है, घड़ी में एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है कि नहीं, मतलब मैं घड़ी बना नहीं पा रहा, उसमें दो हैंड होंगे, एक आवर वाला एक मिनट वाला, कभी कभी सेकंड वाला भी होता है। तो अगर आप घड़ी के हैंड को पीछे कर दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, समय को पीछे ले जा रहे हैं, तो ये होता है टर्न बैक द हैंड ऑफ टाइम, मतलब समय को पीछे ले जाना। ठीक, तो अब आंसर तो आपको बता ही दिए हैं इसमें कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या था, पहला वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं अपना और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। अगले क्वेश्चन में है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करो। तो इज के साथ क्या लिखा है, टॉट। इज के साथ टॉट लगाने का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो कौन है, बाय मिस ग्लीन है, तो बाय मिस ग्लीन, तो बाई को छोड़ देंगे, मिस ग्लीन आगे आ जाएंगी। और टॉट लिखा है तो टॉट में आ जाएगा टीच, और टीच की सिंगुलर बनाना पड़ेगा क्योंकि मिस ग्लीन सिंगुलर है, तो टीचेज होगा। तो मिस ग्लीन टीचेज, पहले आप ढूंढिए टीचेज कहाँ मिलेगा, यहाँ टॉट मिला है, नहीं होगा। ये टीच लिखा हुआ है, टीचेज होना चाहिए था, यहाँ पे टीचेज लिखा है, यहाँ इज टीचिंग लिखा है। तो केवल यही तीसरा वाला ही एक चांस है जो
वर्ब में एस ई एस लगा हुआ है, उसके अलावा कोई भी वर्ब है उसमें बन नहीं पाएगा। दूसरे वाले में टीच लिखा है, मिस ग्लीन सिंगुलर है तो टीच प्लूरल वर्ब हो जाएगी, वो कम्बिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पोर्शन को। तो यहाँ लिखा है कि अध्यासा, क्या नाम रखते हैं भाई, अध्यासा वुड हैव बीन लुक्ड जॉर्जियस इन एथनिक अपैरल। एथनिक क्या होता है, जो क्या कहते हैं, परंपरागत होता है, जो वहाँ की परंपरा है, जैसे मतलब जहाँ के निवासी होते हैं वहाँ का परंपरागत पोशाक जो पहन के, उसमें क्या लग रही थी, बड़ी ही खूबसूरत नजर आ रही थी। तो वुड हैव बीन लुक्ड, वुड हैव बीन ये पैसिव वॉइस में हो सकता है क्या, साड़ी ये लड़की खुद पहनी थी, तो अब फिर पैसिव वॉइस क्यों बनाओगे, वुड हैव लुक्ड होना चाहिए था ना, वुड हैव बीन लुक्ड नहीं होना चाहिए। सेंटेंस शुड हैव बीन इन एक्टिव वॉइस बिकॉज अध्यासा हु इज द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। ये जो लुक है, दिखना, लगना, इसकी वो एक्टिव सब्जेक्ट है ना, पैसिव तो है नहीं, तो हम बीन नहीं लगाएंगे, वुड हैव लुक्ड। तो कौन सा आंसर होगा, ये है वुड हैव लुक्ड, आपका बी वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द एरर। लिखा है बब्बल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। तो हमारे ब्लैक आइस क्लब का वो सबसे पुराना मेंबर है। तो देखो भाई, एक तो ये ओल्डेस्ट जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले एन नहीं लगता, क्या लगता है, द लगता है। तो द ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। ठीक है, तो द ओल्डेस्ट होना चाहिए था, ये गलती हो गई, गलती क्या, ब्लंडर हो गया। तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में देखो फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, हद कर दिया इन्होंने, 4 क्वेश्चन अरेंजमेंट के दे दिए हैं। चलो खैर, हमें इससे क्या तकलीफ है। तो इसमें ये स्टार्टर दे रखा है, इस स्टार्टर से आपको कनेक्ट करना है। तो स्टार्टिंग में क्या दिख रखा है, देखो, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, अनाउंसमेंट। प्रोनाउंस करना मतलब अनाउंस करना होता है। तो आगे आ जाओ, सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स। आगे लिखा है इन्होंने, नॉट ओनली इन एंग्लो अमेरिकन एकेडमिया, लिखा है ऑन द लिटरेचर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, हाउएवर आर अ कॉमन फीचर ऑफ द लिटरेरी थ्योरी प्रैक्टिस्ड। आगे लिखा है बट आल्सो इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो ये हम ये ले लेते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, ये नॉट ओनली लिखा, ये बट आल्सो होगा। तो ए के बाद डी आना चाहिए, ये बात तय है, ए के बाद डी होगा। ठीक, पक्की बात हो गई। अच्छा, अब आगे इसमें हम क्या करेंगे, ए के बाद डी पहले ढूंढ लेते हैं, किसमें ए के बाद डी इसमें नहीं दिया है, इसमें ए के बाद डी दिया है, इसमें ए के बाद डी दिया है, इसमें ए के बाद डी नहीं दिया है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा है, बी का और सी का। तो अब ये देख लेते हैं कि हम कनेक्ट किससे करेंगे। तो अगर कनेक्ट करने वाला मिल जाता है तो बन जाएगा काम। तो स्टार्टिंग किससे हो सकती है, स्टार्टिंग तो हो गई है, तो सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स। तो प्रोनाउंसमेंट किस पे होंगे, तो अगर हम ए वाले से लेते हैं, प्रोनाउंसमेंट्स नॉट ओनली इन एंग्लो अमेरिकन, नहीं बनेगा नहीं। तो प्रोनाउंसमेंट ऑन लिटरेचर, हाँ, तो प्रोनाउंसमेंट ऑन लिटरेचर ये यहाँ बन सकता है, प्रोनाउंसमेंट के बाद ऑन लिटरेचर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो बी वाला है, जो हमारा पेयर बना था बी के साथ सी वाला, वो पहले आएगा। ठीक है, तो बी के साथ सी वाला पेयर पहले आ जाएगा, बी सी के बाद हमको ए डी लगाना पड़ेगा। ए डी पहले नहीं हो सकता है, ए डी से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, नॉट ओनली कर नहीं पाएंगे ना अभी। तो द सच प्रो स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट नॉट ओनली इन एंग्लो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। प्रोनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट जो होता है तो किसी चीज़ पर अनाउंसमेंट होता है ना, ऑन किस पर अनाउंस हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, ऑन लिटरेचर हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा। तो बी सी पहले लगना चाहिए, बी सी के बाद ए डी लगेगा, तो थर्ड वाला आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका है, फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक होता है ना, मूल होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल कहते हैं ना कि ये मतलब इस रूल का फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल है, बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या होगा, बेसिक होगा
तो जब हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ इसका फंडामेंटल है तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी तो फंडामेंटल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट, बेसिक रूल, फंडामेंटल रूल, बेसिक रूल, इम्पोर्टेंट रूल होगा। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, इफेक्ट होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? जिसका कोई वही ना हो, मतलब जिसका कोई, मतलब न्यूट्रल मतलब निगेटिव सेंस में हो जाएगा। और लीस्ट का मतलब क्या होगा? कम से कम। और लिंक का मतलब होता है कनेक्शन होगा। तो 19 पे आपको क्या लग रहा है? दो तो गए, इम्पैक्ट और लिंक गया, आप बच रहा है न्यूट्रल होगा या लीस्ट होगा। तो फंडामेंटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम के लिए होता है, मतलब जिसका बहुत बहुत कम इम्पोर्टेंस होता है लीस्ट हो गया, और जिसका बहुत ज़्यादा होगा वो फंडामेंटल हो जाएगा। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? लीस्ट लगाना पड़ेगा, न्यूट्रल नहीं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना हाँ ना ना, किसी में नहीं होता ना वो, ठीक है, ना तो इम्पोर्टेंट ना तो ना इम्पोर्टेंट, वो किसी में नहीं होगा। जबकि हमको ज़्यादा, फंडामेंटल, ज़्यादा से कम से, ज़्यादा का अपोजिट क्या होगा? कम से कम, ठीक है। तो लीस्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया? 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, ये होमोफोन्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये CHSL से इंट्रोड्यूस हुआ था और CGL में भी आया था क्वेश्चन ये, ठीक। CGL CHSL दोनों में ये क्वेश्चन पूछे गए थे होमोफोन्स का, ठीक है। ये नया इंट्रोडक्शन है। दो चीज़ें नई देखने को मिली हमको अभी, एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था और ये होमोफोन्स, पहले नहीं पूछा जाता था। चलो, इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। देखो, किसी का बच्चा हो, जैसे गाय है उसका बच्चा मर जाता है, या कुत्ता है उसका बच्चा, मतलब किसी भी एनिमल का बच्चा मर जाता है, तो उनके लिए बर्दाश्त कर पाना काफ़ी कठिन होता है। देखो, लाइट भी कट गई तो कोई बात नहीं, लाइट कट गई तो हम ही ना काले दिखेंगे, आपको स्क्रीन तो साफ साफ दिखाई दे रही होगी ना, तो कोई बात नहीं, चलो पढ़ते रहते हैं। तो इवन एनिमल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ लव्ड वंस, मतलब जो उनके प्रिय हैं, खास हैं, उनकी डेथ को बर्दाश्त कर पाना। तो बर्दाश्त करने के लिए क्या लगाओगे? वियर लिखो। ये वियर क्या होता है? पहनने के लिए लगेगा नहीं, ये वेयर हो जाता है, ये बेयर होता है, विदाउट के लिए लगता है, तो वियर लगाओगे बर्दाश्त करने के लिए। देखो, फिर लाइट आ भी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? क्लोज कंप्रीहेंशन है। क्लोज कंप्रीहेंशन में क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में कुछ जगहें होती हैं खाली, 5 जगहें होंगी, उनको आपको भरना है, ठीक। चलो पहले पढ़ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डैश। अनएम्प्लॉयमेंट पर है बेरोजगारी एक कई तरह के डैश चीज़ों से, वेराइटी ऑफ मतलब कुछ भी हो सकता है, रीजन, कारण भी हो सकता है, फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आगे लिखा है कि वन विच इज ऑलवेज रिकरिंग एंड द इफेक्ट्स ऑफ विच वी हैव हैड अ रिसेंट एग्जाम्पल। मतलब एक ऐसा कारण जो अक्सर, रिकरिंग का मतलब समय समय पर होता रहता है, और जिसका अभी हाल ही में हम लोगों ने इफेक्ट देखा है, रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए, वो क्या है? इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री का डिसऑर्गेनाइजेशन, रिजल्टिंग फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, मतलब उसका कहाँ, किसका परिणाम होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग वार, मतलब काफ़ी लंबी युद्ध की, लंबा समय युद्ध का चलता है, तब ये देखने को मिलता है। दिस इज अ सीरियस डैश, तो सीरियस के साथ क्या हो सकता है? सीरियस प्रॉब्लम होगी। ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। एडमिटिंग ऑफ नो इजी डैश, जिसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ जो चीज़ यहाँ है उसी का यहाँ पे सोल्यूशन होगा, ठीक है। एट द बेस्ट ऑफ टाइम अगेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा भी है विच फॉलोड अ मार्क्ड डिमिन्यूशन। तो डिमिन्यूशन का मतलब होता है ना कमी, किसी चीज़ में संख्या में, अमाउंट में गिरावट ले आना। इन द डैश ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखा है रॉ प्रोडक्ट, तो रॉ प्रोडक्ट के डैश में गिरावट आती है, तो रॉ प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में गिरावट होगी या डिमांड में गिरावट होगी। देखो, रॉ मटेरियल के अगर डिमांड में गिरावट आ गई, तो जैसे मान लो कॉटन है, अगर कॉटन के डिमांड में गिरावट आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मजदूर भी कम लगेंगे ना, प्रोडक्शन ही कम होगा, तो बेरोजगारी फिर बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। जैसे कॉटन है, फ्यूअर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मिल्स। अब देखो, मिल वगैरह है, फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें कम लोगों की ज़रूरत होती है ना, एंड द फैक्ट्रीज, मिल्स में और फैक्ट्रीज में। क्यों? वी मे कॉल दिस
दिस कॉज, ओ कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट। अच्छा, तो कॉज मतलब समस्या है, मतलब बेरोजगारी जिस कारणों से हो रही है उसको कॉज कह रहे हैं। सिमिलर बट मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, और इससे भी ज़्यादा सीरियस क्या है, जो चेंजेस के इफेक्ट पड़ रहे हैं इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी। जो बड़ी बड़ी मशीनें आ जा रही हैं उनकी वजह से भी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि ये करते हैं विच डज मोर वर्क एंड रिक्वायर डैश हैंड, तो काम ज़्यादा कर देते हैं और उनको कम हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं है। तो मोर वर्क की कंपैरेटिव डिग्री है, मोर तो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पर फ्यूअर लगाओगे, क्योंकि लेस लगा नहीं सकते, हैंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हमें फ्यूअर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। येट अनदर कॉज मतलब कारण गिना रहे हैं, येट अनदर कॉज इज स्ट्राइक या लॉकआउट। तो और एक कारण बेरोजगारी का होता है कि कभी कोई हड़ताल वगैरह हो जाती है, लॉकआउट वगैरह आ जाता है। दिस इज मोर टू बी डिप्लोर्ड बिकॉज सच अ स्टॉपेज इज ड्यू टू अ वेरी ट्राइवियल मैटर। इस तरह का जो स्टॉपेज होता है जिससे हड़ताल वगैरह, वो मामूली सी बात, ट्राइवियल मैटर, जरा सी बात पर जिस तरह के स्टॉपेज हो जाते हैं। परहैप्स द मेन आर वर्किंग हाफ एन आवर लॉन्गर देन व्हाट देयर यूनियन परमिट, और मतलब बिना वजह के भी आदमी ये सब हुआ करता है। और ये कह रहे हैं कि जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में, जो उनकी यूनियन जितना परमिट करती है उससे आधा घंटा ज़्यादा ही काम कर देते हैं लोग, फिर भी दुनिया भर का बवाल हुआ करता है। चलिए, तो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को क्या माना, एक मतलब इसके कई कारण गिनाए इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। एक कारण क्या गिनाया इन्होंने, रॉ मटेरियल की सप्लाई को लेकर के। एक कारण क्या गिनाया, मशीनें जो आ गई हैं, मशीनों की वजह से कम आदमी लगते हैं और काम ज़्यादा हो जाता है। जैसे जब जेसीबी मशीन वगैरह खुदाई वुदाई करने के लिए, देखो पहले 10 लोग लगते थे, अब 10 आदमियों का क्या 50 आदमियों का काम अकेले एक मशीन कर दे रहे थे। एक आदमी लग रहा है, बाकी सारा काम हो जा रहा है, टाइम भी बच रहा है, काम भी ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी तो बेरोजगारी आएगी ना। उस मशीन के लिए एक आदमी को रोजगार मिलेगा और 50 लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले फिलर के लिए हमको क्या लगाना है, ऑप्शन क्या दिया है, कॉजेज दिया है, थॉट्स दिया है, थिंग्स दिया है, टाइप्स दिया है। ठीक है, और पहले वाले ऑप्शन में था क्या बच्चा, याद करो, था बेरोजगारी के अनेक कारण था। ठीक है, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, देखिएगा। यहाँ लिखा अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज फ्रॉम वेराइटी ऑफ डैश, और हमने नीचे तक में 3-4 जगह क्या पढ़े, देखो ये काज यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, एक अनदर कॉज आगे भी पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसके ढेर सारे कॉज हैं। और हमको यहाँ पे ऑप्शन भी क्या मिला था, वेराइटी ऑफ कॉजेज, कॉजेज मिला था ना, अभी देखे थे, तो कॉजेज लगेगा यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या लिखा है कि दिस इज अ सीरियस डैश एंड एडमिटिंग नो इजी डैश। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक सीरियस क्या है बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम होगी और इसका सल्यूशन आसान नहीं होगा। तो दूसरा और तीसरा हम लोग दोनों देख लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस डैश है जिसका सल्यूशन डैश, जिसका डैश आसान नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस डिफरेंस होगा कि सीरियस डिस्कशन होगा, सीरियस नेचर होगा कि सीरियस प्रॉब्लम होगा। जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस प्रॉब्लम होगी। जिसका डैश आसान नहीं है, तो सब प्रॉब्लम की ये होती है कि प्रॉब्लम का क्लू होता है, कि प्रॉब्लम का आंसर होता है, कि प्रॉब्लम का सलूशन। अब आप कहोगे आंसर हो सलूशन होगा, तो आंसर क्यों नहीं होगा, आंसर एक्चुअली क्वेश्चन का होता है। ठीक है ना, जब क्वेश्चन होता तो हम लगाते थे आंसर, तो इसका आसान आंसर नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन होता। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का क्या होगा, आसान सल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें डी वाला सल्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे क्वेश्चन क्या है, देखो 2 क्वेश्चन है इसमें। चौथे के लिए क्या दिया है, मटेरियल दिया है, क्वालिटी दिया है, क्वांटिटी दिया है और क्लॉथ दिया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जब मशीनें आ जाएंगी तो वो काम ज़्यादा करेंगी और आदमियों की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बताओ कम हैंड्स की ज़रूरत के लिए क्या होगा, मेनी मोर तो लगाओगे नहीं, अलॉट ऑफ नहीं लगाओगे, फ्यूअर हैंड्स की ही तो ज़रूरत पड़ेगी। तो 5th वाले के लिए तो पहले से ही हम फ्यूअर फिक्स है कि इसके अलावा कुछ लग ही नहीं पाएगा। इसमें हमें देखना है क्वांटिटी क्वालिटी में से क्या लगा पाएंगे। तो एक बार इसको फिर से देखिए, देखो फिर लाइट चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। अरे 4 नंबर तो भरा नहीं, अभी 4 भर लेते हैं तब ना। हाँ, ये रहा। तो ये चौथे नंबर पे हमको क्या लगाना है, क्लियर हो जाए। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लगाना है, इन्होंने कहा अगेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट which followed a marked diminution in the dash of raw material।
प्रोडक्ट। इन द डैश ऑफ रॉ प्रोडक्ट, तो रॉ प्रोडक्ट का क्या होगा, क्वालिटी होगी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी होगी ना यहाँ पर, इन द डैश ऑफ रॉ प्रोडक्ट। तो इन द मटेरियल ऑफ रॉ प्रोडक्ट, इन द क्वालिटी ऑफ रॉ प्रोडक्ट, या इन द क्वांटिटी ऑफ रॉ प्रोडक्ट, या क्लॉथ ऑफ रॉ प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ रॉ प्रोडक्ट। देखो क्रॉप फेलियर आगे लिखा है इन्होंने, कारण भी क्रॉप फेलियर, फसल फेल हो जाती है तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी ना, रॉ प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसलिए क्वांटिटी लगाओगे। और लास्ट वाले में तो हम फ्यूअर पहले से ही लगाए थे, एक बार पढ़ के भी देख लो। मशीनें हैं, मशीनें क्या होती हैं, विच डज मोर वर्क एंड रिक्वायर डैश हैंड, तो यहाँ फ्यूअर हैंड की ज़रूरत पड़ेगी, जो काम ज़्यादा करते हैं इनको, और इनको कम हाथों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज CHSL 2023 का पहला सेट हम लोगों ने लगा लिया। फिर लाइट आ गई, अब लाइट भी आँख में चोली खेल रही है। ठीक है, तो पहला सेट हम लोगों ने लगा लिया। अरे यार फर्स्ट बन जाओ, हाँ ठीक। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब 40 दिन तो ये चलेगा ही, तो 40 दिन में ख़त्म कहाँ हम कर पाते हैं, रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाता, कोई न कुछ गड़बड़ आ ही जाती है बीच में। अब दिवाली, अब इसी में होली पड़ेगी, तो होली में कहाँ हम पूरा ख़त्म कर लेंगे, जाएगा गैप तो जाएगा ही जाएगा। 40 सेट है तो 50 दिन लग जाएगा उसको ख़त्म करने में। कभी कभी 2-2 करा देंगे, अगर आप लोगों को लगे ज़रूरत तो बताइएगा, 2-2 करा दिया करेंगे, वैसे एक सेट करो। और एक चीज़ बताएं, अभी हम कुछ दिनों में, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि लाइव आने को, तो ये डिस्कशन जो CHSL का है इसको लाइव कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 काम हो जाएगा, हमारा लाइव का भी काम हो जाएगा और आप लोग मेरे साथ डिस्कस करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है। तो अपनी राय देना, बताना, अगर मैं CHSL के डिस्कशन को लाइव कर दूँ तो कैसा रहेगा, ठीक, बताइएगा आप लोग, तो उसी हिसाब से काम करें। मेरा मन है कि मैं इसको लाइव कर दूँ, आप लोग अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो कैब वगैरह बीच बीच में आते रहेंगे भैया, एक चीज़ जान लो, जो मैं वो कैब का शुरू किया हूँ तो ये बीच बीच में वो कैब लाता रहूँगा, क्योंकि ये सब जो कलेक्ट किया हूँ CHSL CGL इन सब में जो आ रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जब एक थीम पता चल रही कि इस थीम पर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो थीम हम ख़त्म कर देंगे, वो पूरा का पूरा उसको पढ़ा देंगे। जैसे अभी नेगेटिव वर्ड्स हैं, लॉजीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स एंड क्रेसीज हैं, इन सब पर मैं कराऊंगा वो कैब, ठीक। तो एरियम भी कराना है अभी, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया नाम लेना। तो ये सेशन फिलहाल आज वाला यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपनी राय हमको दीजिएगा सेशन के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे, कल मिलेंगे सेकेंड वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।